बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो क्लास है वो एक चीज़ को लेकर हो रही है और वो है बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, इसका नाम आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है। सिर्फ बायोलॉजी की प्रॉपर्टी नहीं है ये मेथड, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल मेथड कहना मेरी नज़र में ठीक नहीं है। लेकिन इसको साइंटिफिक मेथड कहा जा सकता है। आप इसको फिज़िक्स में भी देखते हो, हाँ, साइंटिफिक मेथड। आप इसको फिज़िक्स में भी देखते हैं, आप इसको केमिस्ट्री में भी देखते हैं। केमिस्ट्री में तो आपके बुक में लिखा भी हुआ है, लेकिन बायोलॉजी इसको ज़्यादा ओन करती है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल मेथड का नाम दिया। केमिकल मेथड, फिज़िकल मेथड नहीं बोला गया, इसको बायोलॉजिकल मेथड का नाम दिया। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि बायोलॉजी जो है उसको इस चीज़ का सामना है। ये क्या चीज़ है बेटा? डिजीज़। और डिजीज़ में अगर बायोलॉजी उसके सलूशन ढूंढने में ज़रा देर करती है तो उतना ही ज़्यादा जानी नुकसान होता है बेटा, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो जानी नुकसान माना जाता है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि बायोलॉजिकल मेथड जो है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिजीज़ के ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस निकालने के लिए अप्लाई होता है, इसलिए ये ज़्यादातर बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए मेथड विच इज यूज्ड टू फाइंड solution for the problems caused by living organism and caused टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात समझ में आई नहीं आई? मैं आता हूँ उसके ऊपर। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीक़ाकार है जिससे हम सॉल्यूशन मालूम करते हैं उन प्रॉब्लम्स का कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कॉज की हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉज की हो। देखते हैं इस बात को, सही है? जैसे ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उसको एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैलेमोनीला टाइफी। बात समझ आ रही है साहिल? टाइफी ये एक बैक्टीरिया है। अब ये क्या है? सैलेमोनीला टाइफी ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ह्यूमन बीइंग क्या है? ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? टाइफॉइड। सुना है इस बीमारी का नाम? किसने सुना है टाइफॉइड का नाम? टाइफॉइड एक बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्दन तोड़ बुखार होता है। अब टाइफॉइड क्या है? प्रॉब्लम है। किसने कॉज किया? सैलेमोनीला टाइफी ने कॉज किया। किसको कॉज किया? ह्यूमन बीइंग को कॉज किया। तो सैलेमोनीला टाइफी टाइफॉइड करता है, और टाइफॉइड फिर किसको होता है? ह्यूमन बीइंग को होता है। तो हम टाइफॉइड का सॉल्यूशन ढूंढते हैं किसके थ्रू? बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। बात समझ आ रही है बेटा? बायोलॉजिकल मेथड को हम फिज़िक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे गर्मी हो तो गर्मी क्या है? ये भी एक प्रॉब्लम है। अब पंखा बनाया हमने, एसी बनाया हमने, इन्वर्टर बनाया हमने, वाटर कूलर बनाया हमने, मिस्ट फैन बनाया हमने, ये किसने बनाया? फिजिक्स ने बनाया। लेकिन
इनका सोल्यूशन, गर्मी का सोल्यूशन ढूंढने में अगर फिजिक्स कोई देर कर देता तो कोई मसला नहीं था। क्यों? जानी नुकसान तो नहीं हो रहा था ना, हमें सिर्फ कंफर्ट दिया है फिजिक्स ने। लेकिन बायोलॉजिस्ट अगर देर करता है वैक्सीन बनाने में, अभी कोविड-19 का वैक्सीन नहीं आ रहा, देखो कितने मुश्किलात हो रही हैं ना। इस तरीके से एड्स का वैक्सीन नहीं आ रहा, कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं आ रहा, तो कितनी मुश्किलात हो रही है ना। तो बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल ज़्यादातर बायोलॉजी में, आई शुड से साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल ज़्यादातर बायोलॉजी में होता है, ना कि बात समझ आ रही है बेटा? इसीलिए इसको बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है, ठीक है। और इसके कुछ स्टेप्स हैं। मैं पहले स्टेप लिख देता हूँ, वही वाले जो आपकी बुक के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। कुछ 6 स्टेप हैं, 4, 5 और ये 6 स्टेप हो गए। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप है हाइपोथेसिस, ठीक है। तीसरा है डिडक्शन, फिर है एक्सपेरिमेंट। साहिल सुन रहा है ना बेटा? एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और फिर है रिजल्ट, फिर है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थ्योरी पहले लिख देता हूँ, ठीक है। और नंबर 7 पर अगर आप माइंड ना करें तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, लॉ। थ्योरी एंड लॉ को मैंने अलग कर दिया। आपकी बुक में लॉ एंड थ्योरी साथ लिखा हुआ है, मैंने थ्योरी पहले लिखा है, लॉ पहले लिखा है, ठीक है। वापस आते हैं इन स्टेप्स पर। पहला स्टेप कौन सा है? ऑब्जर्वेशन, ठीक। दूसरा स्टेप कौन सा है? हाइपोथेसिस। तीसरा है डिडक्शन। चौथा है एक्सपेरिमेंट। खुशबर सुन रही है? एक्सपेरिमेंट। फिर है रिजल्ट और फिर है थ्योरी, और थ्योरी के बाद क्या है? लॉ है। चलो ऐसे हो गया, सही है। ऑब्जर्वेशन बोलते हैं किसको? मुशाहिदे को, किसी चीज का मुशाहिदा करना, मुशाहिदोकरण, ठीक है, मुशाहिदा करना, सही है। फिर है हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं मफरूजा, फर्ज करना, फर्जकरण, ठीक है। डिडक्शन को बोलते हैं कटौती, कम करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजरबा करना। रिजल्ट का मतलब होता है नतीजा, ठीक है, नतीजा। थ्योरी का मतलब तो थ्योरी ही कहूंगा मैं इसको, हाँ। और लॉ का मतलब है कानून, ठीक हो गया। थ्योरी का मतलब मैं यहां पे थ्योरी ही लिख देता हूं, सही है। ये इसका हमारे पास इसकी मीनिंग हो गई, ठीक है। अच्छा चले, अब मैं आ जाता हूँ इसकी डिटेल में। हाँ, सबसे पहला स्टेप है, नंबर 1 स्टेप है, कौन सा वाला? ऑब्जर्वेशन। आपको कितने सेंसेस पढ़ाए हैं साइंस में टीचर्स ने? आप डेफिनेटली बता रहे होंगे कि 5 सेंसेस पढ़ाए हैं हमको, हाँ। तो किसी भी एक इंटेलेक्चुअल आदमी कौन सा होता है बेटा? जो चीज़ें महसूस करता है और बता सकता है, हाँ। कोई फकीर, कोई मोलाई आदमी ना हो, हाँ। एक इंटेलेक्चुअल आदमी अगर अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके या 5 में से किसी एक का इस्तेमाल करके किसी भी चेंज को ऑब्जर्व करता है तो उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, सही है। दरवाजे पे दस्तक होती है, आप पूछते हैं कौन है, आवाज़ आती है मैं हूँ, आप फौरन से दरवाज़ा खोल लेते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि आपके पापा ने दरवाज़ा खटखटाया है। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या बोलेंगे इसको? ये आपके कानों ने किया, आपके कानों ने आवाज़ सुनी बाबा की, तो आपने दरवाज़ा फटाफट खोल लिया। बात समझ में आ रही है बेटा? तो आपके कानों ने आपको ये ऑब्जर्वेशन दिया कि ये आवाज़ आपके बाबा का है। एक शॉपर है, ठीक है, शॉपर में
आप के पास कुछ चीज़ें फ्रूट पड़े हुए हैं मान लो, तो बाहर से छूने के बाद क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? केले को छूकर हाँ, फ्रूट एप्पल को छूकर हाँ, आम को छूकर हाँ, तो हमको कैसे पता चल रहा है? हमको हाथ छूने से पता चल रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा? है ना? 5 सेंसेस आपको याद आ रहे होंगे। सेंस ऑफ टच याद आ रहा होगा, ठीक है, विजन याद आ रहा होगा, वी सी थ्रू आईज, है ना, कानों से हियरिंग का आ रहा होगा, वी हेयर थ्रू एयर्स, ठीक है, और हम टेस्ट करते हैं, ये भी हमारा एक सेंस है ना, और हम स्मेल करते हैं। ये 5 सेंस ऐसे हैं बेटा, आपको सब दिखाई दे रहा है? टच, विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, इनका इस्तेमाल करे। कौन करे? इंटेलेक्चुअल आदमी, ऐसा आदमी इंटेलेक्चुअल जो फिर इस्तेमाल करने के बाद बता तो सके कि ऐसा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पागल है, उसने एक्सीडेंट देखा, लेकिन क्या वो बता सकेगा कि किसने किया? नहीं बता सकेगा ना, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं है। तो इन 5 सेंसेस का इस्तेमाल अगर कोई इंटेलेक्चुअल आदमी करता है तो उसे हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। कैसे डिफाइन करूंगा? ए फेनोमेना बाय विच एन इंटेलेक्चुअल मतलब एक अकल वाला आदमी, इंटेलेक्चुअल डिटेक्ट्स, नोट करता है, चेंजेस, तब्दीलियां, बाय यूजिंग हिज और हर 5 सेंसेस। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, है ना? एक ऐसा तरीक़ाकार जिससे एक होशियार, एक अकलदाना आदमी चेंज डिटेक्ट करता है, महसूस करता है चेंजेस बाय यूजिंग हिज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल दरवाज़ा बज रहा था पहले, नहीं, जब दरवाज़ा बजा तो आपने डिटेक्ट किया वो चेंज, है ना? लाइट चली जाती है तो जो जिनकी आंखें होती हैं उनको पता चलता है कि जो है वो लाइट चली गई है, तो वो क्या हुआ? वो भी चेंज हुआ, है ना? हमारी बॉडी चेंज को ऑब्जर्व करती है। बात समझ में आ रही है? यानी कोई चीज़ हो रही हो और फिर अचानक से वो नहीं होने लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? चेंज, है ना? उसको ऑब्जर्व करने का जो प्रोसेस है बाय यूजिंग दीज 5 सेंसेस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। पुराने ज़माने में एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन था, साइंसदान लोग करते थे। वो ये था कि एक ख़ास किस्म की बीमारी थी जिसका नाम था मलेरिया। आपने सुना होगा मलेरिया। मलेरिया एक बीमारी है जो एक मच्छर के काटने से होती है, फीमेल एनाफिलीज के काटने से होती है। हाँ, वो आपको एक छोटा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो आपकी बॉडी में पास करता है, जिससे आपको मलेरिया हो जाता है। हाँ, लेकिन पुराने ज़माने के लोगों का ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा ये था कि मलेरिया जो है वो किसी मच्छर के काटने से नहीं होती, बल्कि ये बैड एयर की वजह से होती है। हाँ, बैड एयर की वजह से होती है। माल का मतलब होता है बैड, हाँ, माल ट्रीटेड। ठीक सुना है लफ्ज़ माल, MAL। हाँ, और एरिया जो लफ्ज़ निकला है वो किससे निकला है? एयर के लिए निकला है। तो ये बैड एयर से, पुराने ज़माने के लोगों का क्या मुशाहिदा था कि ये बैड एयर से होती है। हालांकि ये बैड एयर से तो नहीं होती, लेकिन उनका मुशाहिदा ये था कि वो लोग जो गंदे पानी, गंदी जगहों के आसपास रहते हैं तो उनको मलेरिया होता है। हाँ, गंदी जगहों पे मच्छर होते हैं, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि ये ख़राब हवा से, बैड एयर से होते हैं। ये उनका क्या था? ऑब्जर्वेशन। तो फिर वो क्या बोलेंगे इसको? मलेरिया जो है वो इज कॉज्ड बाय बैड एयर। सुनील सुन रहा है? ये उनका क्या था? एक ऑब्जर्वेशन था जिसने फिर उनको तुक्का लगाने पर मजबूर किया। ये वाला तुक्का, मलेरिया जो है वो गंदी हवा से होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो वापस आ जाओ इस पे ऑब्जर्वेशन पर। ऑब्जर्वेशन क्या चीज है? वी यूज 5 senses to detect a change in the environment is called
ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद नंबर 2 स्टेप कौन सा है? नंबर 2 स्टेप है हाइपोथेसिस। इसको हम उर्दू में बोलते हैं मफरूजा, तुक्का लगाना, तुक्को हरण। तुक्का जो है वो क्या होता है? कभी सही होता है, कभी गलत निकलता है, ऐसा है ना बेटा? या नहीं, हमेशा सही निकलते हैं? तुक्का कभी सही निकलता है और तुक्का कभी गलत निकलता है, सही है। हाइपोथेसिस जो है वो मफरूजा होता है। जो चेंज आया है ना एनवायरनमेंट में, उस चेंज को लेकर अगर कोई बंदा कोई स्टेटमेंट बोलता है जो कि उस चेंज का कोई पॉसिबल जवाब है, तो हम उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे मुझे फोन आ रही होती है अननोन नंबर से, तो फिर मैं क्या करता हूं? फलाना हो सकता है, फलाना हो सकता है, फलाना हो सकता है, फलाना हो सकता है। ये क्या है? ये मैं तुक्के मार रहा हूं। सही जवाब मुझे पता चलेगा उस वक्त जब मैं फोन उठाऊंगा। तो ये है क्या? तुक्के। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसका मतलब ये कि जब एनवायरनमेंट में चेंज आया, कौन सा चेंज आया? जब फोन बजने लगा। जब फोन बजने लगा तो एनवायरनमेंट में क्या आया? एक चेंज आया। और उस चेंज के लिए फिर जो मैंने जवाबात निकाले वो क्या थे? ये वाला दोस्त होगा, वसीम होगा, हैं सर शहजाद होंगे, फलाना फलाना। आपको बात समझ में आ रही है? आई होप मेरी बातें समझ में आ रही हैं। व्हाट इज हाइपोथेसिस? इट इज ए पॉसिबल आंसर। इट इज ए पॉसिबल answer for the change in environment. Change in environment. ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है? वो पॉसिबल जवाब है, वो मुमकिन जवाब है जो उस एनवायरनमेंट में चेंज के लिए हमने बोला था। जैसे दरवाज़ा बजा, ये चेंज था ना, और इसके जवाब में जो हमने दिल में सोचा फलाना होगा दरवाजे पर, अब्बू होंगे, मामू होंगे, हाँ चाचू होंगे, ये क्या है? ये हमारे पॉसिबल जवाबात हैं, तुक्के हैं। सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? तो हाइपोथेसिस का मतलब है ये एक टेंटेटिव आंसर है जो अचानक से मुंह से निकल जाता है ना? जैसे आपका कोई दो सिबलिंग लेट हो गया हो, हाँ घर पे नहीं आया हो, 12 बज गए हो रात के, तो आप हाइपोथेसिस लगाना शुरू कर देंगे ना। अच्छे भी आप हाइपोथेसिस लगाएंगे, गलत भी लगाएंगे। हाँ, फोने किसको करेंगे? जो उसके फेवरेट दोस्त हैं, जिनके पास वो अक्सर लेट हो जाया करता है ना, उन्हीं को फोने करेंगे ना। यार फलाने के पास गया होगा, फलाने के पास गया होगा। तो ये क्या है? ये हाइपोथेसिस हैं जो हम लगाते हैं। सही हो भी सकते हैं और सही नहीं भी हो सकते। तो पुराने ज़माने में जो हाइपोथेसिस लगाया था लोगों ने, वो क्या था? मलेरिया is caused by bad air। अच्छा, ये कंफर्म नहीं था, इसीलिए हम इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं होता है। हाँ, हाइपोथेसिस हमेशा कच्चा पक्का होता है। बात समझ में आ रही है? पक्का वो तब होगा जब वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू गुजरेगा। बात समझ में आ गई ना? अब आते हैं हम डिडक्शन के ऊपर। स्टेप नंबर 3 डिडक्शन के ऊपर आ रहे हैं। और डिडक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था? अयान बुधाए, डिडक्शन का मतलब था कटौती, कम करना। अच्छा, कैसा होगा वो डॉक्टर जो हमको बोले बेटा तुम एक काम करो, तुम टाइफाइड की टेस्ट भी करवा लो, तुम मलेरिया की टेस्ट भी करवा लो, तुम फलानी बीमारी की भी करवा लो, फलानी की भी करवा लो, फलानी की भी करवा लो। तो आपको दिल में आएगा ना कि डॉक्टर फिर तुम काहे के लिए हो? हाँ, इतने सारे तुक्के तो फिर मेरी अम्मी भी लगा सकती हैं। तो आपको 1-2 टेस्ट मुझे लिख के दो ताकि मैं वो टेस्ट करा के पता लगा लूं, है ना? जो आपको 5-6 टेस्ट लिख के दे, इसका मतलब ये है कि उसके पास हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा है ना? बात समझ में आ रही है? जैसे आप हैं, आप उसके सारे दोस्तों को तो फोन नहीं लगाएंगे, है ना? ऐसे हो सकता है कि 500-600 दोस्त हैं किसी आपके सिबलिंग के, आप सबको फोन लगाना शुरू कर दें कि यार तुम बताओ कहाँ गया, तुम बताओ। नहीं, आप लिमिटेड लोगों को फोन करेंगे, है ना? तो नंबर ऑफ हाइपोथेसिस बेटा हमेशा बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं,
है ना। तो हम में से जो सबसे होशियार इंटेलेक्चुअल आदमी वो होगा जो कम से कम नंबर ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर काम करेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, इसका मतलब ये कि हम देखो टेस्टें महंगी होती है ना, मलेरिया की टेस्ट 800 रुपए की है, हाँ, टाइफाइड की टेस्ट 2000 रुपए की है, कोई और बीमारी हो तो उसकी भी टेस्टें अलग होंगी। तो क्या होगा, हमें सारी टेस्टें हम नहीं कर सकते, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। हमको लिमिटेड टेस्टें करनी होंगी ताकि हमारे हाइपोथेसिस का नंबर कम से कम हो और हम रियल प्रॉब्लम तक पहुंचना शुरू हो जाए, है ना। आपको उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। सो व्हाट इज डिडक्शन? इट इज अ फेनोमेना, it is a process by which nizam by which we decrease the number of hypotheses। हम नंबर, तादाद जो हाइपोथेसिस की है उसको कम करते हैं। एक मिसाल मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं अपने एक दोस्त के साथ किसी जगह पर रहता हूं, ठीक है। वो फ्लैट है जिस पर मैं रहता हूं, सही है, और उसकी एक चाबी मेरे पास है और एक चाबी मेरे दोस्त के पास है, ठीक है। अच्छा, मैं एक दिन आता हूं और मैं देखता हूं कि हमारा जो बड़ा एलईडी टीवी था वो गायब है। तो चीज गायब है, ये चेंज हुआ ना एनवायरनमेंट में, पहले तो होता था, आज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक चेंज है। और उस चेंज को ऑब्जर्व किसने किया? मेरी आंखों ने किया। उस चेंज को किसने ऑब्जर्व किया? मेरी आंखों ने। अ फेनोमेना बाय विच, मैं होशियार था, इंटेलेक्चुअल, डिटेक्ट्स चेंजेस बाय यूजिंग 5 सेंसेस, ठीक है। फिर मैंने हाइपोथेसिस मानना शुरू कर दिए। अरे चोर आए होंगे, एक हाइपोथेसिस, ठीक है। मेरा दोस्त रिजवान लेकर चला गया होगा, दूसरा हाइपोथेसिस। तीसरा, पिघलकर पानी हो गया होगा। चौथा, भूत ले गया होगा। ये चारों हाइपोथेसिस हैं, मगर एक इंटेलेक्चुअल आदमी जो है वो एजुकेटेड गेस मारता है ना। हाइपोथेसिस को बोलते हैं एजुकेटेड गेस। तो मैं कौन से गेस लगाऊंगा? एक तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा दोस्त ही कहीं लेकर गया होगा, ठीक है। दूसरा मैं ये लगाऊंगा कि शायद चोर लेकर गए हैं। बात समझ आ रही है? फिर मैं देखूंगा कि अगर खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए हैं तो मैं तो ऐसा समझ जाऊंगा कि रिजवान तो उसके पास तो चाबी है, वो खिड़कियां तोड़ के क्यों लेके जाएगा। तो मैं समझ जाऊंगा फौरन। एक ही हाइपोथेसिस दो में से एक बचा। कौन से थे? एक तो चोर ले गया होगा और दूसरा रिजवान ले गया होगा। अगर खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं तो मैं ये कहूंगा कि रिजवान ले गया होगा, नहीं, मुझे डिड्यूस करना है ना। नंबर ऑफ हाइपोथेसिस को क्या करना है? डिक्रीज करना है। दो थे उनमें से एक करना है और फौरन मुझे जो है ना रिजवान को फोन लगानी चाहिए, है ना। या मान लो खिड़की दरवाजे टूटे हुए हों तो फिर मुझे रिजवान को फोन करनी चाहिए? नहीं, क्यों? उसके पास तो चाबी है, वो तो ऐसे लेके चला जाएगा। आपको बात समझ आ रही है ना। तो दोनों में नहीं कर सकता। मैं पुलिस स्टेशन फोन करूं 15 पर कि मेरी टीवी चोरी हो गई है और मैं रिजवान को भी फोन करूं, दैट्स स्टूपिड। क्यों? मैं दोनों हाइपोथेसिस पर काम नहीं कर सकता, है ना। मेरे को या तो मलेरिया हुआ होगा या मेरे को टाइफाइड हुआ, दोनों मुझे नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? तो मैं सिर्फ एक की टेस्ट कराऊंगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस के कम करने को हम क्या बोलते हैं? डिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और फिर जो डिडक्शन हमें नजर आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त रिजवान लेकर गया है, खिड़कियां दरवाजे टूटे नहीं हैं, तो मैं कंफर्म करने के लिए क्या करूंगा? फोन करूंगा रिजवान को और उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। चौथी चीज क्या है हमारे पास? एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करना। ठीक है। जैसे आपके टायर, आपकी गाड़ी के टायर में से मोटरसाइकिल के या साइकिल के, साहिल की साइकिल हो, उसमें से हवा बार बार निकल रही है टायर में से। तो आप क्या करेंगे? पंचर वाले के पास लेके जाएंगे, वो उसमें हवा भरेगा और फिर हवा भरने के बाद वो उसको पानी की टंकी में डालेगा, जहां से बुलबुले निकलेंगे वहीं से गाड़ी पंचर, वो टायर पंचर है। बात समझ में आ रही
है ना। तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा। लेकिन साहिल गैस कर रहा था, वो क्या कह रहा था, हो सकता है ट्यूब बहुत पुरानी हो गई हो सकता है उसमें पंचर हो या उसमें उसका नोजल खराब हो गया हो। तो ये 3 हाइपोथेसिस थे, मगर वो जो पंचर वाला है उसने मालूम करा दिया कि एक पंचर है, उसके अंदर एक सुराख हो गया है बाय एक्सपेरिमेंट, है ना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, ये कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल, या आप इसको स्टैंडर्ड कह लें, स्टैंडर्ड विथ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सैंपल ग्रुप कहते हैं, सैंपल ग्रुप। जब हम दोनों का मवाजना करें, किसका बेटा, नॉर्मल ग्रुप का और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का। अब आप पूछेंगे सर नॉर्मल ग्रुप क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है ना। मैं आता हूं उसके जवाब में। बेटा नॉर्मल चीज जो है वो आपके दिमाग में एक स्केच बना हुआ होता है कि नॉर्मली चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन कोई खराब चीज आपके पास आ जाए तो वो आपके सामने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे टायर पंचर वाला जब आपकी गाड़ी के टायर को देखता है, आपकी बाइक के टायर को देखता है, तो उसके दिमाग में 2 पिक्चर्स आती हैं। एक तो वो जो नॉर्मल टायर कैसा होता है, नॉर्मल टायर में से हवा नहीं निकलती, वो उसके दिमाग में बना हुआ है, बात समझ में आ रही है ना। और जो आप लेकर आए हैं टायर, वो उसके सामने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। एक डॉक्टर मेरी आंखों को देखता है टॉर्च लगा के, है ना। नॉर्मली लोगों की आंखें पीली नहीं होती, लेकिन वो डॉक्टर मेरी आंखें इसलिए दिख रहा है कि वो मालूम करना चाह रहा है कि पीली हैं या नहीं, क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है किसको, नॉर्मल आदमी को किसके साथ, एक्सपेरिमेंटल के साथ। एक साइंसदान थे, लीवरॉन नाम था उनका। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लड सैंपल को चेक किया, खून को चेक किया उस आदमी के जिसको मलेरिया था। तो नॉर्मल आदमी के खून में आरबीसी होता है, उस एक्सपेरिमेंटल में भी आरबीसी था। डब्ल्यूबीसी होता है नॉर्मल में, एक्सपेरिमेंटल में भी डब्ल्यूबीसी था। प्लेटिलेट होते हैं नॉर्मल में, उस एक्सपेरिमेंटल में भी प्लेटलेट थे। प्लाज्मोडियम नहीं होता नॉर्मल में, प्लाज्मोडियम था किसमें, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने। तो लेवरॉन ने कह दिया कि भाई ये वाला हाइपोथेसिस गलत है, सही हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि मैंने देखा एक एक्सपेरिमेंटल आदमी के अंदर जिसको मलेरिया था, उसमें प्लाज्मोडियम देखा मैंने। तो प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, नॉट बैड एयर। बात समझ में आई। तो हम कंपेयर करते हैं जब 2 चीज़ों को, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं, है ना। मानो ऐसे एक वायर हो, ये 3 सॉकेट्स हों, ठीक है, एक सॉकेट, दूसरा सॉकेट, तीसरा सॉकेट, है ना, ठीक है। 3 सॉकेट हो, एक हमारे पास रेड हो, बेटा मैं उस साइंसदान का नाम लिख देता हूँ, लेविरॉन, ये उस साइंसदान का नाम था जिसने सबसे पहली बार बताया कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। जो मच्छर पास करता है ना हमें, उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं उस जानवर को। वापस रेड सॉकेट हो, ब्लू सॉकेट हो, हैं, और ब्लैक सॉकेट हो, और इसमें सुनील इधर वायर लगी हो एक, इधर दूसरी, इधर तीसरी, को ये कोई रेडियो बनने के लिए आपके पास आया हो। 3 सॉकेट्स लगे हों, रेड में रेड वाली वायर हो, ब्लू में ब्लू वाली वायर हो, और ब्लैक में ब्लैक वाली वायर हो। अब ये आप यानी जो रेडियो बनाने वाला है उसको पता होता है कि रेड सॉकेट में रेड लगेगी, ब्लू सॉकेट में ब्लू लगेगी, ब्लैक सॉकेट में ब्लैक वायर लगेगी। अगर आप एक रेडियो लेकर आए हैं जिसमें ब्लैक वाली वायर ब्लैक में नहीं लगी हुई, तो क्या करेंगे बेटा, आप उसमें लगा देंगे, क्योंकि आपको मालूम होता है कि नॉर्मल वाले में ब्लैक वायर जो है वो ब्लैक सॉकेट में लगी हुई है। लेकिन जो खराब वाला रेडियो है उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल या सैंपल रेडियो, है ना।
मैं जो खून लेके जाता हूँ लेबोरेटरी में वो चेक कराने के लिए, वो क्या होगा, वो सैंपल होगा, क्योंकि नॉर्मल खून तो उनको पता होता है कि क्या होता है। आपने देखा ना रिपोर्ट्स आती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आपके घर में पड़ी होंगी, बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स पड़ी होंगी, वो शुगर इतनी है, ब्लड प्रेशर इतना है, नॉर्मल इतना होता है, इस बंदे का इतना है, सॉल्ट इतने होते हैं, नॉर्मल इतनी होती है इसमें। मैं भी कोविड का टेस्ट करा क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल आदमी में वो वायरस नहीं होता, मुझ में था। बात समझ में आ रही है? तो जब ब्लैक वायर ब्लैक में नहीं लगी हुई होगी तो आप उसको लगा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली जो है वो ब्लैक वायर ब्लैक में लगती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या निकला, नतीजा निकला। पांचवा जो था वो क्या था, रिजल्ट। लेवरॉन ने क्या नतीजा निकाला, रिजल्ट ये था कि आम आदमी जिसको मलेरिया है उसके खून में क्या होगा, प्लाज्मोडियम होता है, जिसकी वजह से उसको मलेरिया है ना। आपको बात समझ आ रही है? तो रिजल्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट के बाद निकलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, दी आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट से चीजें बाहर निकली, आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। मैंने फ़ोन लगाया किसको, रिजवान को, और उसने बोला हाँ मैं टीवी लेकर गया हूँ, तो ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, और उससे मुझे नतीजा मिल गया क्या, कि टीवी रिजवान लेकर गया है। पहले मैंने हाइपोथेसिस मारा, टीवी रिजवान लेकर गया होगा, है ना, कच्चा पक्का था ना। अब क्या है, टीवी रिजवान लेकर गया है। क्यों, अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, तो हम रिजल्ट पे आ गए। द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रिजल्ट। बेटा अब ये आखिरी बात बताने जा रहा हूं, और वो पता है क्या है, वो है थ्योरी। छठा थ्योरी। थ्योरी को मैं थ्योरी ही बोल रहा हूं। थ्योरी ये किसी की कही हुई बात हो सकती है जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो। बेटा अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो होती हैं मगर लोग उनको कबूल नहीं करते। बात समझ में आ रही है? कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं, ख़ासतौर पे बायोलॉजी में आपको ऐसी मिलेंगी कि जो होती तो सही हैं और होती भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, मगर ज़्यादा लोग उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। ये इसको बात को समझेगा। जैसे एक साइंसदान थे, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी लोगों में इर्तका चेंज हुआ है। पहले लोग मंकीज थे और अब वो इंसान बने हैं। तो उस बेचारे ने 114 स्कल ढूंढे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उनके नाम रखे, लोगों को बुलाया, सबको बुलाया और बताया देखो मैं आप लोग को एक बात कंफर्म कह रहा हूँ कि जो इंसान हैं वो मंकीज से बने हुए हैं। हाँ, लेकिन कुछ क्रिश्चियंस और मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। क्यों? उनकी होली बुक्स में ये बात लिखी गई है कुरान शरीफ के अंदर और बाइबल के अंदर कि जो दुनिया में सबसे पहला आदमी था वो कौन था? वो आदम था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। मेरी बात समझ में आ रही है? दुनिया में जो सबसे पहला आदमी था वो कौन था? वो आदम अलैहिस्सलाम था। तो जो आदम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, डेफिनेटली कुरान शरीफ को हम मानते हैं, तो हम ये बात कबूल नहीं करेंगे कि इंसान जो है वो मंकी से एवॉल्व हुआ है। नहीं, हम जानते हैं कि दुनिया में पहला जो आदमी था वो आदमी ही बना था, और वो कौन था? वो आदम। तो हम लोगों ने उसकी बात, तो हालांकि वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी थी, मगर हम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कुछ लोगों ने कबूल किया और कुछ लोगों ने कबूल नहीं किया। तो ऐसी चीज़ जिसको वाइडली एक्सेप्टेड न किया जाए, सारे लोग उसको कबूल न करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थ्योरी। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो होती है बट इट इज नॉट थ्योरी, इज एन undeniable fact but not accepted by some group। कुछ लोगों से वो उसको कबूल न करते हों तो फिर हम इसको
थियरी बोलेंगे। हाँ, और कुछ अगर वो सारे लोग कबूल कर लें उसको तो फिर क्या बन जाएगा वो, फिर वो लॉ बन जाएगा। छठे के बाद सातवां लॉ क्या बनेगा बेटा, जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, द फैक्ट which is the fact which is widely, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हो, is called law। लॉ और थ्योरी में क्या फर्क है बेटा, दोनों एक ही चीजें हैं। लेकिन थ्योरी जो है उसको कम लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ होता है और लॉ को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया होता है। वापस आ जाते हैं, ठीक है, ये अच्छा से टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, तो हम आ गए वापस बायोलॉजिकल मेथड पे। मैंने कहा इसका नाम बायोलॉजिकल मेथड होना ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ ज्यादती है, क्यों, ये उनका भी तो है ना। इसका सही नाम क्या था, साइंटिफिक मेथड। तो क्या था, ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम सॉल्यूशन मालूम करते हैं, है ना, बाय ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और कॉज्ड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ये टाइफॉइड था ना, टाइफॉइड ये क्या था, ये एक किस्म की बीमारी थी, है ना, और ये कॉज कौन कर रहा था इसको, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, सैल्मोनेला टाइफी। और कॉज किसको कर रहा था, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ह्यूमन बीइंग, है ना। प्रॉब्लम caused by living organism, caused to living organism। I hope मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। फिर इसके स्टेप्स बताए। पहला स्टेप कौन सा है, ऑब्जर्वेशन का, मुशाहिदा कहते हैं उसको। फिर दूसरा कौन सा है, हाइपोथेसिस, मफरूजा कहते हैं। कटौती, डिडक्शन कहते हैं इसको। एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, तजुर्बा। चौथा स्टेप। पांचवा रिजल्ट। छठा थ्योरी। सातवां लॉ, ठीक है। इनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। और फिर मैंने सबसे पहले डिफाइन किया ये वाला, ये कौन सा है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये रहा ऑब्जर्वेशन। क्या बोला कि एक ऐसा फेनोमेना जिसमें एक अक्लमंद, एक दाना आदमी अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके अगर कोई चीज़ को, चेंज को डिटेक्ट करता है तो उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। हाँ, एक ऐसा फेनोमेना कि जिसमें एक इंटेलेक्चुअल इंसान महसूस करता है, भांप लेता है तब्दीलियाँ, चेंजेस बाय यूजिंग हिज 5 सेंसेस। ठीक हो गया। ये रहे वो 5 सेंसेस, टच का, विजन का, हियरिंग का, टेस्ट का और स्मेल का। बात समझ आ रही है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप था हाइपोथेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको मफरूजा कहते हैं, फर्ज करण, एजुकेटेड गैस कहते हैं, एजुकेटेड गैस। वो जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की है, मैं ना स्कूल में था ना जब बेटा, तो मैं जब भी शेव करा के जाता था तो लोग समझते थे कि मैं उनकी पिटाई करूंगा, बच्चों का ये क्या था, ऑब्जर्वेशन था कि मैं जब भी शेव करा के आता था तो उनकी पिटाई होती थी बहुत सारी। तो वो ऑब्जर्वेशन होते 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 क्या हो गया, उनका हाइपोथेसिस बन गया। पर क्या ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव था, नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं था, ठीक है। तो इट इज़ द पॉसिबल आंसर। उस चेंज के बारे में जो मुमकिना जवाबात हैं, जैसे मैंने अपने दोस्त के हवाले से बात की थी ना, कि क्या कहा था मैंने कि हो सकता है मेरा दोस्त लेकर गया हो, ये भी पॉसिबल आंसर है। हो सकता है चोर लेकर गए हों, ये भी पॉसिबल आंसर है। अबाउट दैट चेंज इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। ये वो हाइपोथेसिस था कि मलेरिया गंदी हवा से होता है। फिर तीसरा स्टेप कौन सा बेटा, डिडक्शन। डिडक्शन में हम ज़्यादा हाइपोथेसिस से कम हाइपोथेसिस पे जाते हैं ना। कौन से डॉक्टर को पसंद करते हैं, जो हमको टेस्टें वेस्टें नहीं लिख के दे, क्यों, क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए कि बीमारी क्या है।
वो एक हाइपोथेसिस लगाए और वही हाइपोथेसिस की ठीक निकले हैं, या फिर हमें कम से कम टेस्ट लिखने वाला जो होता है। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? इट इज टू डिक्रीज द नंबर ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की तादाद को कम करने वाला, 5-6 हाइपोथेसिस है ना, तो उनको कम करने। फिर आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इट इज द कंपैरिजन, मवाजना करना, किसका? नॉर्मल ग्रुप का और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का। एक आम आदमी का खून और एक मलेरिया के पेशेंट का खून, बताओ नॉर्मल ग्रुप कौन सा है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में लिखना। सही है? तो आपको पता चल गया एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। सही है? एक्सपेरिमेंट में से जो नतीजा निकलता है उसको हम रिजल्ट कहते हैं। उस रिजल्ट के ऊपर जो हमने बात कही होती है वो हमारी थियरी होती है। बेटा थियरी जो है वो हाइपोथेसिस ही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कहा जा सकता। वो ऐसी तुक्का हो सकता है, पक्की बात नहीं है। जैसे मैं लाइट आ गई है, मैं कहूँ लाइट 4 बजे आएगी, अब वो तुक्का है, क्या है या ना है ना। लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव बात है तो फिर वो बात थियरी है। बात से में आई? लेकिन ये क्या होता है कि इसको कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बाय सम ग्रुप। थियरी में और लॉ में ये फर्क है बेटा। हाँ, लॉ को बहुत ज़्यादा लोग, लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैं ये मार्कर फेंकूंगा, ये कहाँ गिरेगा? ये ज़मीन पर गिरेगा, टेबल पे आगे गिरेगा। ये क्या है? लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में ना लॉ से भरी हुई है दुकान लेकिन बायोलॉजी में आपको एक भी लॉ नहीं मिलता है। क्यों? लोग बीच बीच की बातें बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं। मैं कहूँ मछली में कितने हार्ट हैं? आप कहेंगे 2, है ना। मैं कहूँगा फ्रॉग में कितने हैं? आप कहेंगे 3। अरे 2 से 3 कैसे हो गए? फिर मैं कहूँगा बर्ड्स में 4 होते हैं ये कह रहे कुछ चारों का तो होते ही नहीं है। तो इसका मतलब आप एक स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। बायोलॉजी में लॉज बिल्कुल नहीं होते। द साइंस विच इज स्कर्स ऑफ लॉज इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये हमने कहा, जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। करेक्ट हो गया। चलें, ये आपने ये टॉपिक पढ़ना है घर पे बेटा। सही है? इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, उसको आपने पढ़ना है। वीडियो भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। कितने बजे तक? 8 बजे तक इंशाल्लाह। सही है? आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ाई करो। सही है? इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मैं आपको, ये कल पूछूंगा मैं पूरा।